नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालभूखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 8वीं कक्षा से लेसन नंबर 11 जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। लेसन का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं। सजीव मतलब जीते जागते। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 100% यानी पूरी तरह से 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलने वाली, देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। देखो कौन सी पंक्तियाँ लिखी हुई थी विज्ञापन के ऊपर। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा। इसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट में यह पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित यानी हिस्टोरिकल, वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। देखिए 14 मार्च 1931 यह तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। वह ऐसा था कि इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। उससे पहले जो हमारी फिल्म थी वह मूक फिल्में रहती थी और 14 मार्च 1931 को पहली बार सिनेमा में आवाज़ें हमें सुनाई देने लगी थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। देखो लेकिन तब ऐसा मतलब दौर था कि मूक सिनेमा था लेकिन वो भी कुछ कम लोकप्रिय नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। वो भी अपनी ऊंचाई पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित मतलब कि दिखाई गई, उसी साल कई मूक फिल्में भी, मूक यानी गूंगी, नहीं बोलने वाली, सिर्फ एक्टिंग आवाज़ नहीं, उस साल की कई मूक फिल्में भी विभिन्न यानी अलग अलग भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। दौर मतलब समय, मगर बोलती फिल्मों का एक नया समय शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। देखिए पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी और फिल्म का नाम था आलम आरा। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और फिर उसको देखकर उनके मन में वैसी ही बोलने वाली फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हो गई। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर
उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा मतलब कहानी का स्वरूप। उस नाटक से उन्होंने उसको एक कहानी का स्वरूप दे दिया। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों मतलब जैसे के वैसे फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू यानी क्या, साक्षात्कार। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। संवाद लेखक मतलब डायलॉग लिखने वाला। गीतकार नहीं था, गीत लिखने वाला। संगीतकार मतलब कौन, म्यूजिशियन, म्यूजिक देने वाला नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। स्वयं की धुनें मतलब उन्होंने खुद ही क्या किया, बजाना शुरू किया। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यानी संगीत के यंत्र, वाद्य तबला, हारमोनियम और वायोलिन। हारमोनियम मतलब बाजा और वायोलिन मतलब आपको पता है वह क्या है, बजाने का एक यंत्र ही है, का इस्तेमाल किया गया। संगीत में तबला, हारमोनियम और वायोलिन का उपयोग किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। अभी अगर हम देखेंगे ना तो अभी जो फिल्में जो बनती हैं उसमें संगीतकार का नाम होता है, गीतकार का नाम होता है, गायक का नाम होता है। सभी लोगों के जो भी लोग काम करते हैं उन सभी के नाम रहते थे। लेकिन आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का भी नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक किसे कहते हैं कि पीछे से गाने वाला। अब हम उसको क्या कहते हैं, सिंगर। पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहले पार्श्व गायक कौन बने, WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। गाना क्या था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। देखो डिस्क मतलब क्या, सीडी में, सीडी के जैसे नहीं बनाया था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म की रिकॉर्ड करना मतलब क्या, उसको प्रमाणित करना। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। साउंड यानी ध्वनि। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम मतलब क्या कि मनुष्य द्वारा आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी। प्रकाश मतलब क्या, रोशनी। प्रणाली मतलब क्या, व्यवस्था। प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बने। आपको पता है ना, बहुत सारे लाइट्स लगाए जाते हैं और उस हिसाब से शूटिंग किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन मतलब क्या, टेक्नोलॉजी को फॉलो करने वाले। आलम आरा ने भविष्य मतलब क्या, आने वाला समय। भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दे दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 फिल्में बनाई। मूक नहीं बोलने वाली, 100 बोलने वाली फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी मतलब मौज मस्ती वाली। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया।
आलम आरा फिल्म में जो भाषा इस्तेमाल की गई थी वह हिंदी उर्दू मिक्स थी और बन कौन सी गई भाषा? हिंदुस्तानी। और इस हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे अनोखे मतलब अलग अलग और संयोजन मतलब मिला हुआ संगीत तथा नृत्य के अनोखे अलग प्रकार के क्या थे? मिक्स किए हुए थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। नायक थे विट्ठल। आलम आरा फिल्म की नायिका का नाम क्या था? जुबेदा। और नायक का नाम क्या था? विट्ठल। वे उस दौर मतलब समय, वे उस दौर के सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक, पारिश्रमिक मतलब क्या? कि श्रम के बदले मिला धन, मतलब फिल्म में काम करने के बदले में उन्हें जो रुपए मिलते थे वह सबसे ज़्यादा नायक के थे। सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे विट्ठल। उनके चयन मतलब चुनाव, निवड़, उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। चर्चित मतलब मशहूर। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। मुश्किलें मतलब कठिनाइयाँ आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया। पहले उनका एज अ हीरो उनका सिलेक्शन हो गया, मगर इस कमी के कारण, कौन सी कमी? कि उनको उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। मगर इस कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। मुकदमा मतलब खिलाफ केस कर दिया। उस दौर में मतलब उस समय में उनका मुकदमा, मुकदमा यानी केस, मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना नाम? इतिहास में हम ये पढ़ते हैं कि जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, बाद में वो बैरिस्टर बन गए। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनका केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, वो केस जीत गए और इसी तरह से विट्ठल आलम आरा फिल्म के नायक बने, जो पहली बोलती फिल्म थी। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। कामयाबी यानी सक्सेस। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक मतलब क्या? हीरो। और स्टंटमैन मतलब करतब दिखाने वाले, स्टंट करने वाले, स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। सक्रिय रहना मतलब वो निरंतर कार्य करते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग मतलब फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ मतलब क्या? कि प्रमुख भूमिकाएं उन्होंने निभाई। यह फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई, मतलब थिएटर में। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। हाउसफुल मतलब कि उसको बहुत सारे ऑडियंस मिले और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण यानी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षक मतलब कौन होते हैं? टीका टिप्पणी करने वाले। उस फिल्म के बारे में सही गलत दोनों भी बातें बताने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं समीक्षक। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। करार दिया मतलब क्या? कि उन्होंने उसको इस प्रकार की फिल्म कहकर घोषित कर दिया था। मगर दर्शकों के लिए, दर्शक यानी ऑडियंस, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा मतलब
निराला, एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक, पौराणिक यानी मतलब धार्मिक, पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। पौराणिक मतलब प्राचीन। ऐसी ही एक फिल्म थी, सामाजिक विषयों पर बनी एक फिल्म थी खुदा की शान। फिल्म का नाम क्या था? खुदा की शान। इसमें एक किरदार, किरदार यानी कैरेक्टर्स यानी रोल, एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों, प्रशासक शासन करने वालों की तीखी, तीखी यानी तेज नज़र का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको ऐसे लगने लगा ब्रिटिश लोगों को कि हाँ, ऐसे ही फिल्मों द्वारा वह हमारे खिलाफ भारतीय जनता में कुछ जागृति तो नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए वह इन फिल्मों के ऊपर उनका ध्यान चला गया। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र, विनम्र मतलब नम्र स्वभाव के, इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित, सम्मानित करना मतलब पुरस्कार देना, सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब, खिताब यानी पुरस्कार देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है, मुझे ऐसा पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो मेरे हिस्से में जो भी मुझे कुछ करना था वही मैंने कर दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत शुरू हुई। अभिनेता हीरो, अभिनेत्री हीरोइन, उनकी ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि अगर इंसान पढ़ेगा नहीं तो बोलेगा कैसे। डायलॉग भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चला जाया करता था। उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। पहले ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब यही सब हीरो को करना पड़ता था। गाना भी गाना पड़ता था, संवाद भी बोलना पड़ता था, और इसीलिए उन्हें पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ी। प्रतिभा मतलब योग्यता, और कद्र करना मतलब अहमियत, महत्व होना। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक, आरंभिक मतलब पहले, आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। अब क्या होने लगा, सिर्फ शरीर और टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ पर भाषा भी बोलनी थी, और इसी की वजह से क्या हो गया, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल इन फिल्मों में किया जाने लगा। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, देसी मतलब देसी लैंग्वेज बोलने वाला, प्रादेशिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन। समाज में जो भी कुछ हो रहा था वही बातें फिल्मों में अच्छी तरह से दिखाई देने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। आज भी हम देखते हैं तो हम हमारे आइडियल
वही हीरो हीरोइन होते हैं, हम उनके जैसे ही खुद को फॉलो करने लगते हैं। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा यानी बालों का स्टाइल उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। उपलब्धि यानी विशेष देन, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। मतलब भारतीय सिनेमा का जनक कौन थे? फाल्के। और फिर बोलने वाले सिनेमा के जनक कौन थे? अर्देशीर ईरानी। और इन दोनों की वजह से सिनेमा ने अपना जन्म, निर्माण और बदलाव किया। और इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसके लेखक है प्रदीप तिवारी जी।